यहाँ अपन देखें कि अपने विशेषण में अपने दो विशेषण हो चुके हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आगे नेक्स्ट बात करें कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ देखें, परिमाणवाचक विशेषण कि इसके अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल की इकाई। क्या होता है? मापतोल की इकाई। मापतोल की इकाई का या मात्रा का बोध कराना, या मात्रा का बोध कराना ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। कि किसी मापतोल की इकाई की मापतोल की इकाई या मात्रा का बोध कराना ही क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें देखिए अपन कि मापतोल की इकाई के अंतर्गत कौन सी इकाई आती है। जैसे इसमें देखिए मापतोल की इकाई, जैसे इसके अंतर्गत परिमाणवाचक विशेषण जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है कि किसी निश्चित मात्रा का बोध कराना। निश्चित मात्रा या मापतोल की इकाई का बोध कराना। निश्चित मात्रा या मापतोल की इकाई का बोध कराना। बोध कराना ही क्या कहलाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और अनिश्चित क्या होता है कि अनिश्चित मात्रा का बोध कराना या फिर निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा पाना। निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा पाना ही क्या कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें अपन अब उदाहरण लेके देखें कि उदाहरण से ये एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए अपन इसमें कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। यहाँ देखिए अपन इसमें सबसे पहले जैसे राम बाजार से 10 मीटर कपड़ा लाया। इसको अपन निश्चित और अनिश्चित दोनों साथ में देख लेते हैं ताकि उसे और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है कि राम बाजार से 10 मीटर कपड़ा लाया। कितना लाया? 10 मीटर। तो 10 क्या है? निश्चित संख्या है। तो निश्चित मीटर का बोध, मीटर क्या हो जाएगा? मापतोल की इकाई हो जाएगी। तो 10 मीटर क्या हो जाएगा? तो ये किस में चला जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में। किस में जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में। अगर यही अपन उदाहरण अगर अनिश्चित का ले, यहाँ देखें कि राम बाजार से कुछ मीटर कपड़ा लाया। कुछ मीटर कितना होता है? किसी को पता हो तो मुझे भी बताना। कुछ का मीटर, कुछ का शब्द 1 मीटर है, 2 मीटर है, 5 है, इतना सा है, या फिर एक शर्ट बने जितना है। तो कितना है उसका बोध नहीं करा रहा है। तो कुछ क्या हो जाएगा? कुछ मीटर यहाँ क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। किस में चला जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, कि अगर यहाँ पर अगर होता 5 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, तो ये हो जाता निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ है कुछ मीटर है या फिर कई मीटर कपड़ा लाया, इन प्रकार, या फिर कम कपड़ा लाया, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराते हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखें कि मोहन 50 लीटर दूध लाया। कितना दूध लाया? 50 लीटर दूध लाया। तो 50 क्या है? निश्चित संख्या है, तो ये किस में चला गया? 50 लीटर क्या हो जाएगी? मात्रात्मक इकाई हो जाएगी, माप तोलने की इकाई। तो 50 निश्चित है, लीटर है, तो किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में। किस में जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, अगर यही उदाहरण ले अपने अनिश्चित का, मोहन कुछ लीटर दूध लाया, कुछ लीटर दूध लाया, तो कुछ लीटर कितना हो जाता है? नहीं पता किसी को, तो क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर निश्चित होता 10 लीटर होता, 5 लीटर होता, 2 लीटर होता, आधा लीटर भी होता, तो ये निश्चित में चला जाता है। लेकिन यहाँ कुछ है, तो ये अनिश्चित का, निश्चित संख्या का बोध कराते हो तो निश्चित परिमाणवाचक, अगर निश्चित का बोध नहीं करा पाते तो अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाता है। ठीक है, आगे और बात करें इसमें, श्याम ने 100 क्विंटल या 100 किलो गेहूँ, 100 किलो गेहूँ दान में दे दिए। कितने गेहूँ दान में दिए? 100 किलो। मात्रात्मक इकाई है, माप तोल सकते हैं इसको 100 किलो को। 100 किलो निश्चित है कि नहीं है कि 100 किलो है, तो किस में जाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, निश्चित परिमाणवाचक में चला जाता है। अगर इसी का उदाहरण ले अपन अनिश्चित का, यहाँ देखिए अपन कि श्याम ने मनो गेहूँ, मनो 1 मन या फिर 1 मन, 2 मन, 50 मन, इन प्रकार के जो मन होते हैं, श्याम ने मनो गेहूँ दान में दे दिए। ठीक है, यहाँ निश्चित मात्रा का बोध कर रहा है। यहाँ मनो गेहूँ, मन है, कितने मन है? 40 किलो को 1 मन कहते हैं। ठीक है, 40 किलो होते हैं उसको 1 मन कहते हैं। 40 किलो बराबर 1 मन होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को कोई बोध है कि 2 मन है, 50 मन है, कितने मन है? जो बोध नहीं है। मनो, कितने ही मन है, गेहूँ है, तो दान में दे दिए। तो यहाँ मन का निश्चित का बोध नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। संख्यावाचक क्या? परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट और उदाहरण ले अपन इसमें, जैसे यहाँ देखिए अपन कि आज मुंबई से 100 टन
लोहा लाया जाएगा, 100 टन लोहा लाया जाएगा। कितने टन लोहा लाया जाएगा? 100 टन लाया जाएगा। 100 टन को अपन तोल मात्रात्मक इकाई में माप सकते हैं, ठीक है। 100 टन को तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा। अगर इसी की अपन अनिश्चित की बात करें, यहाँ लिखें कि आज मुंबई से टनों लोहा लाया जाएगा। टनों कितने टन है इसका बोध नहीं है। जो निश्चित का बोध नहीं करा पाते उन्हीं को ही क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर यहाँ होता 10 टन है, 50 टन है, तो ये निश्चित हो जाता, ठीक है। ये आगे होगा समझ में, निश्चित और अनिश्चित दोनों समझ में आगे होंगे। आगे बात करें अपन उसकी सर्वनामिक विशेषण की बात करें, ये विशेषण हो चुका है। आगे नेक्स्ट बात करें सर्वनामिक विशेषण की। नेक्स्ट है अपने सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण के नाम से बोध हो रहा है कि उसमें सर्वनाम भी आता है और विशेषण भी आता है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की देखें कि इसका अर्थ क्या होता है कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? कि सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हें वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हो जाती है कि वे विशेषण शब्द वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से या संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त हो जाते हैं, पूर्व प्रयुक्त संज्ञा से पहले, संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषता के अर्थ का संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषता के अर्थ का बोध कराते हैं, विशेषता के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं कि सर्वनामिक विशेषण, यहाँ देखें कि सर्वनामिक वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाते हैं या पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषता के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा के बाद में अगर केवल सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपन यहाँ देखें, उदाहरण देखें इसका, जैसे यह
यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। यह क्या शब्द है? यह सर्वनाम शब्द है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। पुस्तक संज्ञा है। यह क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है। संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होता है तो उनको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर यही शब्द अगर ये होता, यह मेरी पुस्तक है, तो ये क्या हो जाता? सर्वनाम हो जाता। क्या हो जाता? सर्वनाम। संज्ञा से पहले सर्वनाम आना चाहिए। जैसे यहाँ आ रहा है संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, यहाँ मेरी शब्द आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सर्वनाम विशेषण नहीं है, यहाँ पे केवल सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें इसमें, वह गाय तुम्हारी है। इसमें वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। और गाय क्या है? गाय संज्ञा है। गाय संज्ञा है कि नहीं है? गाय संज्ञा है। तो वह तुम्हारी गाय है, तो यहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आने को ही क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, और इसमें जैसे उस दुख को उस दुख को मैं भुला नहीं सकता, भुला नहीं सकता। उस दुख को मैं भुला नहीं सकता। तो यहाँ पर उस क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम शब्द है। क्या है? यह सर्वनाम है। दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा? संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो रहा है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट उदाहरण देखिए, और उस लड़के को भुला नहीं सकता। उस लड़के को भुला नहीं सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा? उस लड़के को, तो उस क्या है? सर्वनाम शब्द है। लड़का क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का संज्ञा है। संज्ञा के पहले प्रयुक्त क्या हो रहा है? सर्वनाम शब्द हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी शब्द को अपन सर्वनाम में लिखें, उस लड़के को मैं भुला नहीं सकता, इसको सर्वनाम में लिखें, इसको मैं लिखें, उसको मैं भुला नहीं सकता, उसको मैं भुला नहीं सकता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उसको क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। मैं भी क्या हो जाएगा? और यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आ जाएगा, क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। यहाँ संज्ञा नहीं है तो ये विशेषण रह जाएगा। क्या रह जाएगा? विशेषण, सॉरी सर्वनाम। विशेषण क्या? सर्वनाम। केवल क्या रह जाएगा? सर्वनाम रह जाएगा। और बात करें इसमें, उस दुख को मैं बता नहीं सकता।
बता नहीं सकता। कि किसी व्यक्ति को इतना दुख हुआ कि वह व्यक्ति उस दुख को बता नहीं सकता। कि यहाँ पे उस शब्द क्या है, सर्वनाम है। दुख क्या है, दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आ गया होगा समझ में, आ गया होगा कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे लास्ट है इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण को देखिए अपन। विशेषण से एग्जाम में सर्वनाम से प्रश्न इसके सर्वनामिक विशेषण से प्रश्न बनता है कि एग्जाम में कितनी ही बार पूछा जा चुका है कि इसमें सर्वनाम शब्द है या फिर विशेषण है, कि निम्न शब्द में सर्वनामिक विशेषण है या फिर निम्न वाक्य में सर्वनामिक विशेषण वाक्य है। इस प्रकार से एग्जाम में हर एक में प्रश्न बनता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है एसआई के अंतर्गत, एसआई में बनता है, एलडीसी में बनता है, रीट में बनता है। जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें सभी में ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण का प्रश्न बनता ही बनता है। सर्वनामिक विशेषण में बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें सर्वनाम है या फिर सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें व्यक्तिवाचक विशेषण की। व्यक्तिवाचक विशेषण लास्ट है आज का टॉपिक। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से ही बोध हो रहा है कि व्यक्तिवाचक विशेषण जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बनता है। किससे बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बनता है। ठीक है, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं वह बनते हैं तथा उस संज्ञा की बनते हैं तथा उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते तथा संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए अपन, जैसे यहाँ देखें बनारसी साड़ी, ये शब्द आता है। जैसे बनारसी साड़ी क्या है, बनारसी साड़ी जो है बनारस की साड़ी है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहाँ की है, बनारस की प्रसिद्ध है, बनारस की प्रसिद्ध है। अगर ये शब्द आ जाता है बनारसी साड़ी में, विशेषण है, कौन सा विशेषण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्थानवाचक से बनते हैं। तो किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, तो ये बनारसी साड़ी किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक विशेषण में आएगी। ठीक है, जब अपन ने संज्ञा पढ़ी थी उसमें व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, स्थानवाचक तीनों प्रकार के बोध होते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक और ये व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, वस्तुवाचक तीनों आते हैं, तो वह संज्ञा में आता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, किस में आएगी, व्यक्तिवाचक में। आगे देखें बनारसी साड़ी होगी और जोधपुरी कोट, कहाँ का है, जोधपुर का प्रसिद्ध है जोधपुरी कोट। बीकानेरी भुजिया, बीकानेर के हैं। जयपुरी रजाइयाँ,
जयपुरी रजाइयाँ कहाँ का है? जयपुर की है। कश्मीरी सेव कहाँ का प्रसिद्ध है? कश्मीर का है। और इस प्रकार के स्थानवाचक के नाम देकर अगर पूछता है तो उसमें क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। और देखिए अलवरी कलाकंद, अलवर का कलाकंद प्रसिद्ध है, अलवर का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर ये शब्द आते हैं तो ये शब्द किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण में। जैसे बनारसी साड़ी बनारस की प्रसिद्ध है, जोधपुरी कोट कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ये व्यक्तिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक में स्थान का बोध कराता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। ठीक है, बीकानेरी भुजा कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। जयपुर रजाइयाँ जयपुर की, कश्मीरी सेव कश्मीर की, अलवरी कलाकंद अलवर का प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा कि जोधपुरी कोट दे दिया जाएगा, केवल जोधपुरी कोट कि निम्न वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? या फिर कोई वाक्य में दे दिया जाएगा राम ने आज जोधपुरी कोट पहना है, तो निम्न वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर जोधपुरी कोट जो है क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। किसका बोध कराता है? व्यक्ति विशेषण का बोध कराता है, संज्ञा का बोध कराता है। तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण में आता है। अगर दे दिया जाता है कि बीकानेरी भुजा में विशेषण है, कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये व्यक्तिवाचक में स्थान का बोध कराता है, संज्ञा में स्थान का बोध कराने के कारण ये क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। तो इसके कारण ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है।